So good afternoon everyone. In the previous lectures we have discussed few topics related to pharmacology. We saw the introduction to pharmacology, we saw what are the doses, drug forms available, what are the routes of drug administration. Then we discussed the pharmacokinetic aspects of pharmacotherapy, and then we discussed the pharmacodynamics of pharmacotherapy. सो ऑल द ड्रग्स, जो भी ड्रग्स देखो जैसे हम लोग के बॉडी में जाता है तो वो अलग अलग तरह से इंटरेक्ट करता है। अगर एक से ज़्यादा ड्रग्स आप किसी पेशेंट को दे रहे हो तो वहाँ ऑब्वियसली क्या होगा, ड्रग इंटरेक्शन होगा। और जब भी ये ड्रग इंटरेक्शन होगा तो ये आपका एफिकेसी बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। और कुछ कुछ ड्रग्स होते हैं जो आपस में इंटरेक्ट नहीं करते हैं। तो हम लोग इस चीज़ को अच्छा से डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है ना। So introduction, what is drug interaction? Modification of the effect of one drug by prior or concurrent administration of another drug। एक साथ अगर तुम दे रहे हो या सीक्वेंशियली भी अगर दे रहे हो और दोनों का अगर इंटरेक्शन है तो क्या होता है इफेक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रग इंटरेक्शन। ठीक है ना। तो दिस कैन बी ऑब्वियसली बेनिफिशियल एंड इट कैन बी हार्मफुल ऑल्सो। सो हार्मफुल इफेक्ट्स आर प्रिडोमिनेटली एंड मे रिजल्ट इन interference with the therapeutic outcome, responsible for adverse effect and may be fatal at times। ठीक है ना। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि जो भी इंटरफेरेंस अगर हो रहा है और वो हम लोगों का थेरेप्यूटिक आउटकम को बिगाड़ रहा है तो हम लोगों को कोशिश करना है कि ड्रग थेरेपी को आइदर मॉडिफाई करना है या ऐसे मॉलिक्यूल्स यूज करने हैं जो उसके साथ इंटरेक्शन ना दिखाए। ठीक है ना। बहुत बार ये क्या होता है, एडवर्स इफेक्ट्स भी दिखाता है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल्स है जो हम डिस्कस करेंगे तुम लोगों के साथ, और बहुत रेयर केसेस में ये फेटल भी हो सकता है। सो क्लिनिकली इंपॉर्टेंट ड्रग इंटरेक्शंस क्या क्या है, जैसे एक दो एग्जांपल से हम लोग समझेंगे फिर, है ना। दे हैव स्टीप डोज रिस्पॉन्स कर्व्स एंड लो थेरेप्यूटिक इंडेक्स। ये मैं बार बार तुम लोगों को बता रहा हूँ कि जो ड्रग रिस्पॉन्स कर्व होता है ना, उससे हम लोग चाहें तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी हम लोग डिराइव कर सकते हैं। हम लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन उससे डिराइव कर सकते हैं। और ऐसे ड्रग्स जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी लो है वो ड्रग्स का रिएक्शन होना, उनका इंटरेक्शंस होना बहुत बार बहुत डेंजरस हो सकता है। जैसे मान लो कि कोई पेशेंट वारफेरिन ले रहा है, ठीक है ना, और वारफेरिन इसका अच्छा भला कंट्रोल चल रहा था, वारफेरिन ये कंज्यूम कर रहा था, विटामिन के इनिबिटर जैसा काम करके ये उसका ब्लड को थिन करके रखा हुआ है, कोआगुलेशन होने से रोक रहा है। इट इज़ अ वेरी गुड एंटी कोआगुलेंट। ठीक है ना, इट इज़ अ वेरी गुड एंटी कोआगुलेंट। अब ये पेशेंट मान लो ग्रीन टी लेना शुरू कर देता है। ठीक है ना। ग्रीन टी बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत लोग कंज्यूम करते हैं ग्रीन टी। अब ग्रीन टी में जो फ्लेवोनॉइड्स होते हैं बहुत बार ये क्या करते हैं, ये विटामिन के डेरिवेटिव की तरह काम करते हैं और ये उसका जो लेवल होता है विटामिन के का वो इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका इफिकेसी कभी कभी क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो आइदर वे ये क्या कर सकता है कि उसका जो परफॉर्मेंस है उसको बिगाड़ देगा वारफेरिन का। तो इसीलिए बहुत बार हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि का जो भी सिग्निफिकेंट इंटरेक्शंस है वो हम लोग याद रखें और पेशेंट को पहले से ही बता दें कि ये चीज़ अगर आप कंज्यूम करेंगे तो इसका एफिकेसी घट सकता है या फिर ड्रग इंटरेक्शन होने के कारण वो दवा का इफेक्ट ज़्यादा भी आ सकता है जिसके कारण पेशेंट को दिक्कत हो जाएगा। फिर कुछ ड्रग्स क्या होते हैं, दे आर एंजाइम इंड्यूसर्स, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देखे थे कि जो ड्रग्स एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं, कुछ ड्रग्स एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जिस एंजाइम से इस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो अगर मान लो कि तुम्हारा कोई एंजाइम इंड्यूसर आप ले लेते हो तो ये फास्ट मेटाबॉलिज्म करा देगा जिसके कारण ड्रग का इफेक्ट घट जाएगा। वहीं अगर कोई एंजाइम इनिबिटर है तो क्या होगा, एंजाइम इनिबिट हो जाएगा तो ड्रग का लेवल बढ़ जाएगा और जो इफिकेसी है वो भी बढ़ जाएगा और इफेक्ट बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो ड्रग्स दैट फॉलो द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, दे आर मोर प्रोन टू दीज इंटरेक्शंस। ड्रग्स यूज्ड फॉर प्रोलॉन्ग्ड पीरियड, ठीक है ना। जैसे मान लो कि एंटी ट्यूबरक्यूलर थेरेपी मिनिमम 6 मंथ्स चलता है पल्मोनरी टीबी में, जब एक्स्ट्रा पल्मोनरी होता है 9 मंथ्स, बोन टीबी है तो बहुत बार 2 इयर्स तक थेरेपी चलता है। ठीक है ना। यूज टू ट्रीट द सेम डिजीज, बहुत बार क्या होता है इंटरेक्शन, अगर मान लो किसी को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया और तुम अजिथ्रोमाइसिन भी दे रहे हो और फेक्सोफेनाडिन भी दे रहे हो। अजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक है बट क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कराता है और फेक्सोफेनाडिन एंटीहिस्टामिनिक है, क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कराता है। दोनों क्या करेगा, मिलके ज्यादा क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्गेशन करा देगा तो पेशेंट को अरिथमिया हो सकता है। उसी तरह से लीवर और किडनी डिजीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कि कोई दवा है वो किडनी से ही एक्सक्रीट होता है। आज मॉर्निंग में ही एक पेशेंट मेरे पास आए जिनका कल्चर सेंसिटिविटी में
ड्रग्स 4-5 ही सेंसिटिव है। इकोलाई ऑर्गेनिज्म आया है यूटीआई में, और अमीकासिन है, जेंटामाइसिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड सेंसिटिव है, फिर पेशेंट मेरोपेनम सेंसिटिव है, लिवोफ्लॉक्सासिन सेंसिटिव है। तो ऐसे पेशेंट में अगर मैं कोई ड्रग यूज करता हूँ जो उसकी किडनी से मेटाबोलाइज होकर निकलने वाला है, और पेशेंट ऑलरेडी किडनी का कोई बीमारी है, उसको सीकेडी है स्टेज 4 में पेशेंट, तो वो ड्रग का लेवल क्या हो जाएगा, एब्रप्टली बढ़ जाएगा ब्लड में। तो इस केस में पहले ही मुझे मालूम होना चाहिए कि कितना डोज मॉडिफिकेशन करना है और वो दवा का डोज चेंज करके किस डोज में उस पेशेंट को देना है। उसी तरह से एक्सट्रीम्स ऑफ एजेस क्यों बोलते हैं, बहुत छोटा बच्चा या बहुत बूढ़ा आदमी, दोनों में जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा डिफरेंट होता है कंपेयर टू आपका यंग अडल्ट्स या अडल्ट्स के कंपैरिजन में। इसीलिए जब भी कोई एक्सट्रीम ऑफ एज का पेशेंट आप देख रहे हो तो पूरा ध्यान रखो कि उसमें ड्रग का मेटाबॉलिज्म पे भी हमको ध्यान रखना है और डोजेज पे भी ध्यान रखना है। तो टाइप ऑफ ड्रग इंटरेक्शंस क्या क्या हो सकता है, ड्रग इंटरेक्शन आउटसाइड द बॉडी और ड्रग इंटरेक्शन इनसाइड द बॉडी। बहुत बार ड्रग का, जैसे मान लो आपने कोई सॉल्यूशन था, आप उसको मिक्स कर दिए और मिक्स करके किसी को अगर दे रहे हो तो क्या हो गया, वो वहां पे ही एक कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना दिया या प्रेसिपिटेट बना दिया, जिसके कारण जो है दवा का इफिकेसी बिगड़ जाएगा। तो ये ऐसे एग्जांपल में आता है विच इज एन इंटरेक्शन आउटसाइड द बॉडी। एंड अगेन देयर आर इंटरेक्शंस व्हिच हैपन इनसाइड द बॉडी, जैसे फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन हो सकता है, फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन हो सकता है। अगर तो फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन होगा तो बॉडी जिस तरह से मेटाबोलाइज कर रहा है ड्रग को उसमें चेंजेस आ जाएगा, और अगर फार्माकोडायनामिक इंटरेक्शन होगा तो बॉडी के अंदर ड्रग जाने के बाद जो काम कर रहा है उसका इफिकेसी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। एंड ऑब्वियसली दीज कैन बी बोथ फार्माकोडायनामिक एंड फार्माकोकाइनेटिक इंटरेक्शन। सो एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इंटरेक्शन आउटसाइड द बॉडी क्या क्या हो सकता है, जैसे थायोपेंटोन सोडियम और सक्सामेथ्रोक्विनियम जो है ये दोनों यूज होता है ड्यूरिंग ऑपरेटिव प्रोसीजर्स, पेशेंट को बेहोश करके, और दिस इज अ मसल रिलैक्सेंट, तो हम लोग मसल रिलैक्सेशन प्रोड्यूस करने के लिए देते हैं। बट इन दोनों को अगर हम एक साथ दे दोगे तो इट कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, और ये प्रेसिपिटेट फिर क्या होगा, डिसॉल्व नहीं होगा प्रॉपर्ली, ब्लड में जाने के बाद काम नहीं कर पाएगा ठीक से और पेशेंट को हार्म भी होगा। सेम गोज फॉर डायजेपाम एंड आईवी फ्लूइड्स, इसीलिए डायजेपाम कभी भी कोई आईवी फ्लूइड में मिक्स करके नहीं देते हैं, डायरेक्टली पेशेंट को वेन में दिया जाता है, बिकॉज इट कैन ऑल्सो लीड टू फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेम तुम्हारा सॉल्यूशन इंसुलिन है ना, और ये मिलने के बाद क्या होगा, तुम्हारा अलग अलग फॉर्म ऑफ इंसुलिन जब भी तुम दिखाते हो, ठीक है, तो लॉस ऑफ इमीडिएट इफेक्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ इंसुलिन हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो अलग अलग फॉर्म ऑफ इंसुलिन जिनका पीएच डिफरेंट है ना, उनको हम कंबाइन नहीं कर सकते। तो जब भी हम इंसुलिन को कंबाइन करते हैं या इंसुलिन कॉम्बिनेशन में आता है तो हाँ हमेशा या तो एसिडिक पीएच वाला के साथ कॉम्बिनेशन में रहेगा या बेसिक के साथ रहेगा। एसिडिक और बेसिक पीएच वाले इंसुलिन को हम कभी कंबाइन नहीं करते हैं। सेम हेपेरिन और हाइड्रोकॉर्टिसोन को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हेपेरिन का जो एंटीकोगुलेंट इफेक्ट है वो फिनिश हो जाएगा। So avoid using the following drug combination like antibiotics plus large volume of transfusion fluid। इससे क्या होता है कि बहुत बार आपका एंटीबायोटिक्स इतना ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है कि उसका इफिकेसी डिक्रीज कर जाता है। तुम्हारा ब्लड प्लाज्मा या लैक्टेट को मैनिटॉल को कभी भी किसी ड्रग के साथ कंबाइन करके हम लोग नहीं देते हैं। अगर ब्लड किसी लाइन में चढ़ रहा है तो ऑलवेज अवॉइड गिविंग एनी काइंड ऑफ मेडिकेशन थ्रू दैट लाइन। अगर उस कैनुला में ब्लड चल रहा है या प्लाज्मा चल रहा है तो उसी को चलने दो। आपको अगर मेडिसिन देना है साथ में चलाना है, क्योंकि ब्लड बहुत स्लोली जाता है तो 3 घंटा 4 घंटा भी लग जाता है बहुत बार पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करने में, तो बेटर रहेगा कि आप दूसरे आर्म में कोई दूसरा चैनल खोल लो, है ना, एक और कैनुला लगा लो और उससे फिर आपको जो है पेशेंट को कोई भी मेडिसिन देना है। सेम अभी यहाँ पे जो पॉइंट मैंने डिस्कस किया, हाईली एसिडिक ड्रग को कभी भी पोटेशियम सॉल्ट सल्फोनामाइड का या बार्बिट्यूरेट पेनिसिलिन के साथ कंबाइन नहीं करना है। उसी तरह से शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन को भी अगर अलग अलग पीएच का है ना, अगर डिफरेंट पीएच का है तो नहीं कंबाइन करना है। बट अभी जैसे एक इंसुलिन आता है राइजोडेक, ठीक है ना, तो ये इंसुलिन इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन, है ना, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन एंड अ लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन, ठीक है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, बट दोनों क्या है, सेम पीएच पे है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कंबाइन कर देते हैं। सो व्हाट आर द इंटरेक्शंस व्हिच कैन अकर इनसाइड द बॉडी, है ना। तो अगर फार्माकोकाइनेटिक टाइप का इंटरेक्शन देखोगे जो एब्जॉर्प्शन साइट पे होता है, जैसे इंट्राल्यूमिनल जो बाइंडिंग भी हो सकता है, किलेशन हो सकता है इस केस में, तो एंटासिड्स या टेट्रासाइक्लिन या आयरन का प्रेडिसोलोन का सॉल्ट्स अगर हम लोग देते हैं तो इसका एब्जॉर्प्शन को ये हैम्पर कर देता है। इसीलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए कि जब भी एंटासिड्स आप दे रहे हो
तो थोड़ा गैप रखना है कोई भी ये ग्रुप का एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन ग्रुप का या आयरन को देने के लिए। इसीलिए आयरन अगर किसी पेशेंट को आप प्रिस्क्राइब करते हो तो जो बेस्ट टाइम होता है ना आयरन देने का वो 4 to 6 PM होता है, क्योंकि जनरली इस टाइम में पेशेंट आपका कोई मेडिसिन कंज्यूम नहीं करता है, तो आयरन शुड ऑलवेज बी गिवन अलोन विदाउट एनी मेडिसिन। सेम तुम्हारा सुक्राल्फेट और फेनाइटोइन को अगर दोगे तो एब्जॉर्प्शन में हैम्पर हो जाएगा। उसी तरह से लिक्विड फेराफिन और फैट सॉल्युबल विटामिन्स, क्योंकि ये डायरिया कराएगा और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब भी नहीं होने देगा, तो विटामिन्स लेते हुए भी क्या हो जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। सो हाउ यू कैन मिनिमाइज दिस, है ना, मेन चीज तो वही सीखना है कि आप कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। सो अल्टरेशन ऑफ द पीएच, ठीक है ना, जैसे अल्टरेशन अगर पीएच का हो रहा है, जैसे H2 ब्लॉकर ओमिप्राजोल दे रहे हो कीटोकोनाजोल के साथ, तो ये क्या हो जा रहा है, पीएच का एब्जॉर्प्शन के साथ जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। पीएच ऑब्वियसली इसका कम नहीं होने देगा। ओमिप्राजोल क्या करेगा, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, तो पीएच को हाई करके रखेगा, अल्कलाइन पीएच बना करके रखेगा, तो इसका एब्जॉर्प्शन बिगड़ सकता है। उसी तरह से जब भी आप देखोगे जैसे एस्पिरिन, एस्पिरिन इज एन एसिडिक ड्रग, और जैसा हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में पढ़े थे, ए गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन ए, acidic drug always get absorbed in acidic medium and basic drug get absorbed in basic medium। तो अगर कोई भी एंटासिड्स आप देते हैं तो उसमें क्या होगा, एस्पिरिन का एब्जॉर्प्शन बिगड़ जाएगा, बारबिचूरेट वारफेरिन का एब्जॉर्प्शन घट जाएगा। बट वही अगर बेसिक ड्रग्स है तो उसका एब्जॉर्प्शन आराम से हो सकता है। गट मोटिलिटी का अगर हम बात करें तो एंटीकोलिनर्जिक्स और मेटोक्लोप्रामाइड में अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ सम ड्रग्स। ऑल्टरेशन ऑफ गट फ्लोरा, ऑब्वियसली माइक्रोबियल से एंटी माइक्रोबियल जब भी हम लोग देते हैं तो दे कैन पोटेंशिएट द ओरल एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट्स, ठीक है ना। तो गट का जो है वो एनवायरनमेंट को वो इफिकेसी उसका क्या करेगा, चेंज कराएगा। क्यों, क्योंकि जो एंटी माइक्रोबियल्स हैं वो कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करेंगे कि ये नॉर्मल गट फ्लोरा है, ठीक है ना, और ये एबनॉर्मल गट फ्लोरा है। तो हम सिर्फ एबनॉर्मल गट फ्लोरा को किल करते हैं और नॉर्मल को नहीं किल करते हैं, तो ये सिलेक्टिविटी तो होने से रहा। इसीलिए जब भी आप एंटी माइक्रोबियल्स दोगे तो क्या होगा, दोनों का ही किलिंग हो जाएगा और उसके कारण बहुत सारे ड्रग का इफिकेसी में चेंज आ सकता है, क्योंकि जो एंटीकोआगुलेंट इफेक्ट है वो विटामिन के मीडिएटेड है। और जब जो तुम्हारा एंटी माइक्रोबियल मर जाएगा, एक्चुअल में हम लोगों का विटामिन के का एक अच्छा खासा पार्ट जो गट का बैक्टीरिया है वो बनाता है, ठीक है ना। तो एंटी माइक्रोबियल्स में डिक्रीज द इफेक्ट ऑफ सल्फासैलाजीन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आल्सो। सो क्लिनिकली रेलिवेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। तो बाउंड ड्रग अगर मान लो फेनाइटोइन है तो डिस्प्लेसिंग वहाँ पे क्या आ जाता है, सोडियम वैल्प्रोएट, और फेनाइटोइन का क्या हो जाता है, टॉक्सिसिटी हो जाता है, क्योंकि फेनाइटोइन एक प्लाज्मा कंसेंट्रेशन अचीव कर चुका था बाइंडिंग के बाद और उसका एक लेवल बना हुआ था। बट जैसे ही सोडियम वैल्प्रोएट स्टार्ट होता है तो फेनाइटोइन क्या हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है और फेनाइटोइन का टॉक्सिसिटी देखने को मिलता है। सेम गोज फॉर मेथोट्रेक्सेट। मान लो कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है और ये मेथोट्रेक्सेट कंज्यूम कर रहा था, बहुत अच्छा इसका कंट्रोल था, और जैसे ही वो एस्पिरिन या प्रोबेनेसिड या एनसेड्स कंज्यूम करता है तो मेथोट्रेक्सेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है और इसका टॉक्सिसिटी हो सकता है। उसी तरह से डिजॉक्सिन क्विनिडीन का इंट्रैक्शन होने से डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी हो सकता है। उसी तरह से तुम्हारा सल्फोनाइल यूरिया जो कि एक शुगर लोअरिंग ड्रग है ना, डायबिटीज पेशेंट में हम लोग यूज करते हैं, जैसे ग्लिमिपेराइड, ग्लिबेनक्लेमाइड, तो ये क्या है, आराम से अपना इफिकेसी से काम कर रहा था, एक फिक्स्ड डोज में पेशेंट का शुगर कंट्रोल बहुत अच्छा कंट्रोल था। बट जैसे ही आप सल्फोनामाइड यूज करोगे तो सल्फा, दोनों ही सल्फा ड्रग्स की कैटेगरी में आते हैं, सल्फोनाइल यूरिया एंड सल्फोनामाइड, तो उसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट होगा, सल्फोनाइल यूरिया का इफिकेसी बढ़ेगा एंड पेशेंट कैन लैंड अप इन हाइपोग्लाइसेमिया। उसी तरह से वॉरफेरिन और एनसेड्स का इंट्रैक्शन होता है, एक्सेप्ट पैरासीटामोल, इसके कारण क्या हो सकता है, हेमरेज हो सकता है। सो इंट्रैक्शन ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है बहुत बार, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा के, क्लिनिकली रिलेवेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के थ्रू होता है। ये सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस है ना, जिनका हमने डिस्कशन किया अभी। सो रिडक्शन ऑफ बाइंडिंग टू द टिश्यू प्रोटीन जैसे क्विनिडीन और डिजॉक्सिन। तो ये जो आपका टेबल है ये आपको बता रहा है कि क्या क्या इंड्यूसर हो सकते हैं और क्या एंजाइम्स इंड्यूस होते हैं और उसके कारण इफेक्ट क्या आएगा। जैसे मान लो बार्बिटॉल है ना, तो फेनोबार्बिटॉल एंड अदर इंटरमीडिएट्स टू लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचूरेट्स, तो साइटोक्रोम P450 पे ये एक्ट करता है, इसको इंड्यूस कर देता है। एंड बार्बिचूरेट्स देमसेल्व्स जो कॉमेरिन ग्रुप होता है एंटीकोआगुलेंट का, एस्ट्राडियोल, टेस्टोस्टेरोन, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये सब क्या कर रहे हैं, जितने भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है उसके साथ इंटरेक्ट करके उनका इफिकेसी को मॉडिफाई करते रहे। वैसे ही तुम्हारा एंटी कन्वल्सेंट इफेक्ट जिसका जैसे फेनाइटोइन है, इट इज वेरी गुड एंटी कन्वल्सेंट, है ना, तो ये साइटोक्रोम P450 को इंड्यूस कर देता है, जिसके कारण
विटामिन D3, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, थियोफाइलिन, सबका इफिकेसी घट जाता है। डॉक्सोफाइलिन ग्रुप का जितना भी मेडिसिन है, एसिब्रोफाइलिन, ये सब का इफिकेसी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो रिफैम्पिसिन के साथ अक्सर हम लोग देखते हैं, ये क्वेश्चन तुम लोगों को बहुत बार एमसीक्यू में पूछा गया है ना, कि कोई भी पेशेंट है, मान लो वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे है और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हुए में उसको टीबी डायग्नोज हो जाता है। तो अगर ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हो रहा है तो ऑब्वियसली वो रिफैम्पिसिन फर्स्ट लाइन ड्रग में आता है, तो रिफैम्पिसिन तो कंज्यूम करेगी। अब रिफैम्पिसिन जैसे कंज्यूम करेगी तो एंजाइम इंड्यूस हो जाएगा, और एंजाइम इंड्यूस होने के कारण उसकी का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो इसका मेटाबॉलिज्म अगर इंक्रीज कर जाएगा, तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के कारण क्या होगा कि इसका ड्रग लेवल जो अभी बहुत अच्छा ब्लड में बना हुआ था, जिसके कारण ओव्यूलेशन नहीं हो पा रहा था, वो ड्रग लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ड्रग लेवल जैसे ही घटेगा तो ओव्यूलेशन हो जाएगा, और अगर ओव्यूलेशन होगा तो पेशेंट कैन कंसीव। ठीक है ना। तो जब भी कोई पेशेंट अगर ओसीपी पे है और टीबी डायग्नोज हो रहा है, आप रिफैम्पिसिन चलाने वाले हो, तो ऑलवेज काउंसिल देम फॉर यूजिंग other protective methods so that pregnancy can be prevented, like barrier methods you can advise. उसी तरह से पायरोडॉक्सिन का इंटरेक्शन लिवोडोपा के साथ हो जाता है। ठीक है ना। तो इंटरेक्शन मेटाबॉलिज्म के दौरान भी हो सकता है। ये भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आपको देखना है, जो क्लिनिकली सिग्निफिकेंट इंटरेक्शंस होता है। जैसे सिमेटिडीन बहुत बार हेपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम को इनहिबिट कर देता है, और उसके कारण कुछ कुछ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, एक बार एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जब भी एग्जाम में आंसर लिखोगे तो इनको एग्जाम्पल के तौर पर आपको देना है। जैसे इंट्रैक्शन ड्यू टू ड्रग एक्सक्रीशन का अगर हम लोग बात करें, जैसे लूप डायूरेटिक्स है, तो ये क्या करता है, इनहिबिट्स द एक्सक्रीशन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड, और जाहिर सी बात है अमाइनोग्लाइकोसाइड का लेवल अगर बढ़ेगा तो रीनल टॉक्सिसिटी हो सकता है उसके कारण। उसी तरह से नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग दे कैन इनहिबिट द एक्सक्रीशन ऑफ लिथियम, जिसके कारण लिथियम का टॉक्सिसिटी हो सकता है। प्रोबेनेसिड क्या करता है, बहुत बार इनहिबिट करता है पेनिसिलिन का इफेक्ट को, जिसके कारण उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है। तो ये कहीं कहीं पर बेनिफिशियल भी होता है। पहले के टाइम में पेनिसिलिन के साथ प्रोबेनेसिड दिया जाता था स्पेशली, सो दैट उसका एक्शन को हम लोग प्रोलॉन्ग कर सके। पेनिसिलिन एट टाइम वाज वेरी कॉस्टली ड्रग, बहुत महंगा हुआ करता था, इसीलिए हम लोगों को उसको एक्शन को बढ़ाने के लिए, जो कि बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ का ड्रग है, उसके लिए हम लोग प्रोबेनेसिड यूज़ किया करते थे। बट अब ये चीज़ वो ट्रेंड नहीं रहा है, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देते हैं। इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली नाउ इट इज़, इन फैक्ट इन गवर्नमेंट सेटअप इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। फेनाइलब्यूटाजोन का अगर हम लोग देखें तो ओरल एंटी डायबिटिक्स का एक्सक्रीशन को घटा देता है, जिसके कारण पेशेंट हाइपोग्लाइसेमिया में लैंड कर सकता है। तो जब भी ये ड्रग्स हम लोग दे रहे हैं, बताने का पढ़ाने का मकसद क्या है कि दो ड्रग जो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, जो सिग्निफिकेंट क्लिनिकल इंटरेक्शंस है, वो आपको पता होना चाहिए, सो दैट जब भी आप उन दो ड्रग्स को दे रहे हो तो यू मस्ट नो हाउ टू मॉडिफाई द डोजेज ऑफ दैट ड्रग सो दैट यू कैन अचीव द डिजायर्ड क्लिनिकल इफेक्ट। सो फार्माकोडाइनेमिक टाइप इंटरेक्शंस भी होता है एट फार्माकोलॉजिकल रिसेप्टर्स, जैसे कि मान लो मॉर्फिन और पेंटाजोकेन आप दे रहे हो, है ना, और बीटा ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स अगर आप दे रहे हो, तो बीटा ब्लॉकर्स भी क्या करेगा, तुम्हारा जो है ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट दिखाता है, और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी ब्लड प्रेशर लोअरिंग इफेक्ट दिखाता है। उसी तरह से मॉर्फिन और पेंटाजोकेन दोनों ही पेन रिड्यूस करने का काम करता है। ठीक है। तो एट टाइम्स ये क्या हो सकता है, सिनर्जिज्म भी हो सकता है। सिनर्जिज्म यानी कि उसका इफेक्ट ऐड होकर के बढ़ भी सकता है ना, और एंटागोनिज्म भी हो सकता है, मतलब उसका इफेक्ट क्या हो सकता है, घट भी सकता है। तो अगर एडिटिव का हम लोग बात करें, ये चीज बहुत बार एमसीक्यू में पूछा है, इसको याद रखना है। ठीक है ना, कि एडिटिव इफेक्ट भी होता है और सुपरा एडिटिव इफेक्ट भी होता है। तो एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, सिंपल 2 + 2 = 4, बट सुपरा एडिटिव में क्या हो जाएगा, 2 + 2 = 6 भी हो सकता है। ठीक है ना। तो ये क्यों हो रहा है, इसलिए क्योंकि उसका इफिकेसी मोर देन जो इंडिविजुअल ड्रग था उससे ज़्यादा हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है ना। तो एडिटिव जैसे कि इथेनॉल और डायजेपाम अगर हम लोग यूज़ करते हैं, या H1 ब्लॉकर यूज़ करते हैं, तो एडिटिव इफेक्ट होता है। सेम नाइट्रस ऑक्साइड या ईथर हम लोग यूज़ करेंगे तो मिलेगा। एस्पिरिन, पैरासीटामोल का साथ में इफेक्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है, इसीलिए पेन किलर मेडिसिन में बहुत बार पहले एस्पिरिन और पैरासीटामोल को मिक्स करके दिया जाता था। बट अब चूंकि बहुत अच्छे अच्छे एनसेड आ गए हैं, तो एस्पिरिन को एज अ एनाल्जेसिक उसका यूज़ बहुत घट गया है। सुपरा एडिटिव इफेक्ट जैसे सल्फा मेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रेम, ये दोनों क्या है, सीक्वेंशियल ब्लॉकेट कराता है
है ना, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। तो इंडिविजुअल इनका जो है सल्फामेथोक्साजोल का जो इफेक्ट आता है या इंडिविजुअल ट्राइमेथोप्रेम का जो इफेक्ट आता है वो कई गुना एनहांस हो जाता है जब सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रेम हम लोग साथ में देते हैं। और यही रीजन है कि आज जो है ये दवा सेप्ट्रान नाम से आता है ना, सेप्ट्रान डीएस डबल स्ट्रेंथ। तो सेप्ट्रान में जो है कोट्राइमोक्साजोल भी हम लोग इसको बोल सकते हैं, ये तो इसका ब्रांड नेम है सेप्ट्रान, ठीक है। जेनरिक अगर बात करोगे तो कोट्राइमोक्साजोल नाम से आता है। तो कोट्राइमोक्साजोल नाम ही है कोट्राइमोक्साजोल, है ना, मतलब सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रेम का कॉम्बिनेशन को कर दिए एक साथ। उसी तरह से लीवोडोपा और कार्बिडोपा का एग्जांपल हम तुम लोगों को दिए थे कि लीवोडोपा बॉडी में डोपामीन का लेवल को बढ़ा रहा है और इस डोपामीन को तोड़ करके उसका लेवल को इफेक्ट को घटाने वाला कौन है, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम, ठीक है ना, डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम इसका लेवल को घटा रहा है। तो अगर डोपा डी कार्बोक्सिलेज को कोई इनहिबिट कर दे तो जाहिर सी बात है कि डोपामीन का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसीलिए सीक्वेंशियली ये क्या होता है, बेनिफिशियल हो जाता है लीवोडोपा और कार्बिडोपा को कंबाइन करना। उसी तरह से एंटागोनिज्म है बहुत जगह पे, केमिकल जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट एल्कोलाइड्स को तुम यूज करोगे, हेवी मेटल्स को या किलेटिंग एजेंट को साथ में तुम यूज करोगे, तो दोनों का एक्शन क्या हो जाएगा, दोनों का एक्शन एक दूसरे को क्रॉस करेगा और इफिकेसी दोनों का ही घट जाएगा। सेम हेपेरिन और पेनिसिलिन को हम लोगों को साथ में नहीं यूज करना चाहिए। फिजियोलॉजिकल अगर हम लोग देखें तो फिजियोलॉजिकल भी बहुत बार इंटरेक्शन होता है, जैसे एस्पिरिन और वाइफेरिन का होता है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स का न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के साथ होता है, ठीक है ना। सो इंटरेक्शन ड्यू टू चेंजेस इन द फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, जैसे कि थायाजाइड डायूरेटिक्स अगर तुम दे रहे हो और डिजॉक्सिन या लिथियम यूज कर रहे हो तो बहुत बार सोडियम का जो एक्सक्रीशन होगा उसके साथ साथ लिथियम का भी एक्सक्रीशन हो जाता है। उसके कारण क्या होता है कि लिथियम का लेवल घट जाता है और हम लोग जानते हैं कि लिथियम का जो थेरेप्यूटिक मार्जिन है या जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है बहुत नैरो है, मतलब ज़्यादा तुम्हारा लेवल अगर कम हुआ तो काम ही नहीं करेगा और थोड़ा सा अगर ज़्यादा हुआ तो टॉक्सिसिटी आने लगेगा। इसीलिए जब भी कोई पेशेंट अगर लिथियम मेडिसिन पे है तो ब्लड प्रेशर घटाने के लिए या स्वेलिंग घटाने के लिए ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड थायाजाइड डायरेटिक्स। थायाजाइड डायरेटिक्स तुम दोगे, लिथियम का भी लेवल क्या हो जाएगा, इंट्रैक्शन के कारण चेंज होगा और उसको फिर जो इफिकेसी मिल रहा था वो नहीं मिलेगा। उसी तरह से स्पाइनोलेक्ट्रॉन कैप्टोप्रिल डिजॉक्सिन के साथ इंटरेक्ट करता है। सो इंटरेक्शन ड्यू टू अल्टरेशन इन द सेलुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, जैसे कि ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, क्लोनिडीन, एम्फिटामिन, इन सब के सारे साथ जो है इसका इंटरेक्शन होता है। अदर मैकेनिज्म जैसे कि बीटा ब्लॉकर, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का एक एग्जांपल, ये बहुत बार एमसीक्यू में तुमको पूछा जा चुका है, ठीक है ना, कि क्यों नहीं देते हैं साथ में। देखो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसका क्या हो सकता है, एडवर्स इफेक्ट, शुगर उसका डाउन हो सकता है, ठीक है ना। अब शुगर डाउन होगा तो क्या होगा, टैकीकार्डिया होगा, ठीक है ना, टैकीकार्डिया होगा, पल्स बढ़ेगा उसका, स्वेटिंग होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, बीटा ब्लॉकर अगर पेशेंट ले रहा है तो उसका टैकीकार्डिया ही नहीं होगा क्योंकि बीटा रिसेप्टर्स हार्ट का ब्लॉक है जिसके कारण हार्ट रेट नहीं बढ़ पाएगा। तो पेशेंट को बहुत बार पता ही नहीं चलेगा कि उसका शुगर डाउन हो रहा है और शुगर डाउन हो जाएगा। तो इन दिस सिनेरियो स्वेटिंग इज नॉट ब्लॉक्ड एंड स्वेटिंग इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। तो पेशेंट को काउंसिल कर देना है या फिर आप कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज करो। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे प्रोप्रानोलॉल नहीं यूज करके आप सिलेक्टिव कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर जैसे मेटोप्रोलॉल यूज कर लो, बिसोप्रोलॉल यूज कर लो, ठीक है ना। उसी तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड और एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट को हम लोग अवॉइड करते हैं, है ना, क्योंकि एक जो है तुम्हारा क्या करेगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड ब्लड प्रेशर को बढ़ा भी सकता है। पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन का कॉम्बिनेशन अवॉइड करते हैं। So what we can conclude, we should think twice before prescribing any combination of drug and should have details of combining the drug and should try to avoid harmful interactions, ठीक है ना। If at all the prescribed drug should have the knowledge of the remedy for the harmful interaction, उसको अगर पता चल भी गया कि इंट्रैक्शन हो रहा है तो कैसे करके हम लोग ठीक करेंगे वो हम लोगों को पता होना चाहिए। थैंक यू।